नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। आज पूरे देश में और साथ ही उत्तराखंड में योग दिवस मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में आज भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने योग किया है और प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। योग कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने पार्वती कुंड में देवादिदेव महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की है। साथ ही प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना भी की है। सीएम ने कहा है कि पार्वती कुंड से आदि कैलाश के दर्शन मन मस्तिष्क को शांत और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भी आज 10वां योग दिवस मनाया गया है और आज हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योग दिवस का शुभारंभ भी किया। इस दौरान दूर दूर से आए योग प्रशिक्षु ने योग अभ्यास किया और इस मौके पर बताया गया कि स्वस्थ और निरोग रहने के लिए नियमित रूप से योगासन जरूरी है। हम अपने आप को अगर आज थोड़ा फिट महसूस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये योग का ही योगदान है। कुछ अपनी अच्छी हैबिट्स, क्योंकि योग केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, योग मन की और चित्त की उनको साधने का काम है, जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उसको विकसित करने का काम करते हैं। तो योग तो आज मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया अब इसको मानने लगी। तमाम आप जो एलोपैथी, जो विज्ञान है, जो चिकित्सा विधि है, वहाँ पर भी आज योग शुरू हुआ है। तो उसकी जो सर्व मान्यता है वो बढ़ रही है और जो हमारे सर्वे सुखिना संतु की जो परिकल्पना है भारत की कि सारी दुनिया सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आज उस कल्पना को साकार रूप देने का काम योग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज टिहरी में भी योगासन कराए गए हैं और ऐसे में जो विधायक हैं उन्होंने भी शिरकत की है और टिहरी झील के पास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक किशोर उपाध्याय और अधिकारियों ने योग किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में भी योग किया गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में बढ़ चढ़कर के स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री कैलाश पंत ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में योग अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे क्रिया में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण विश्व इस दिवस को मनाता है। भारत तो योग से जुड़ा है पहले से ही, सदियों से योग हमारे यहाँ चलता है और जो जोड़ने का काम करता है। आज जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक कल्पना स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक प्रस्ताव जो रखा और जिसके पहली बार में 175 सदस्य देशों ने उसका समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय जो है महासभा ने इसको मान्यता थी और 21 जून 2015 को हमारा पहला योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ। आज योग जो है, जैसे हम कहते हैं कि संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, किंतु आज योग के माध्यम से भी मोदी जी की जो एक कल्पना थी, विश्व को एक परिवार के रूप में सजाया जाए, जोड़ा जाए, आज योग के माध्यम से संपूर्ण विश्व आज आपस में जोड़ने का काम करता है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आरोपों की राजनीति भी जारी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सतपाल महाराज भी उसी
लहजे में काम कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस में थे, आज भी उनको सड़कों की चिंता है, चौड़ीकरण की चिंता है, बरसात की चिंता है। ये अच्छी बात है। लगता है अभी कांग्रेस का आदमी अंदर जिंदा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की थोड़ी तारीफ क्या कर दी कि सत्ताधारी बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर करण माहरा भी अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते तो कांग्रेस पार्टी खाली नहीं होती। कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं, वो अगर अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते तो कांग्रेस इस तरीके से खाली नहीं होती। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के बातचीत में कहा कि सतपाल महाराज में आज भी कांग्रेस पार्टी का इंसान जिंदा है। यही वजह है कि भाजपा सरकार में वो सड़कों को लेकर चिंतित है, सड़कों के चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं और यह कांग्रेस पार्टी ही है कि उसके नेता कहीं भी रहें वो विकास की बात करते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पृष्ठभूमि के मंत्री हैं, वो ना मीटिंग ले रहे हैं, ना वो कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव घोटाला हुआ हो चाहे दूसरा हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई कांग्रेस पृष्ठभूमि का, जिसने कांग्रेस की पाठशाला में शिक्षा दीक्षा ली है, उसका ध्यान विकास की ओर हो ही जाता है। और सतपाल महाराज भी उसी लहजे में काम कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस में थे, आज भी उनको सड़कों की चिंता है, चौड़ीकरण की चिंता है, बरसात की चिंता है। ये अच्छी बात है। लगता है अभी कांग्रेस का आदमी अंदर जिंदा है। करण माहरा के इसी बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर करण माहरा भी अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखते तो कांग्रेस पार्टी खाली नहीं होती। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट उनके साथ काम कर रही है और उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें कांग्रेस अपना श्रेय न ले। अब जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरा कैबिनेट उनके साथ में काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है और जो विकास को आगे बढ़ा रहा है, उसमें वो अपना श्रेय ना ले, वो हमारे मंत्रियों का जो कार्य है उनका श्रेय लेना बंद करें और अपनी कांग्रेस पर ध्यान दें। धामी सरकार के मंत्री सतपाल महाराज कई विभागों के मंत्री हैं और मौजूदा वक्त में जिस तरह से पेयजल समस्या से लेकर सड़कों की तस्वीरें प्रदेश में आ रही हैं, उसमें कहीं ये नहीं दिखता कि इन समस्याओं को लेकर मंत्री गंभीर हैं। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मंत्री की तारीफ करने के पीछे क्या सोच है, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन राज्य के ग्रामीण इलाकों की सड़कों के हाल बेहाल है। ज्यादातर इलाकों में पेयजल समस्या मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया है। अब समस्या ये है कि जो उनकी पत्नी है वो अभी भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि उनकी पत्नी अपने पति का साथ देगी या फिर कांग्रेस का। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर एक तरफ जहां कांग्रेस से लखपत बुटोला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए राजेंद्र भंडारी उम्मीदवार। और इन सब के बीच जो कहानी है उसमें यह है कि राजेंद्र भंडारी की पत्नी रजनी भंडारी कांग्रेस की लीडर हैं और वर्तमान में कांग्रेस से ही जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। लिहाजा चर्चा इस बात पर है कि रजनी भंडारी पति के साथ रहेंगी या फिर पार्टी के साथ। ऐसे में रजनी भंडारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनौती बन सकती हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने खुले तौर पर कहा है कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है और रजनी भंडारी भी बीजेपी का समर्थन करेंगी। आदित्य कोठारी ने यह भी कहा है कि रजनी भंडारी को बीजेपी में शामिल करने को लेकर भी पार्टी विचार करेगी। कोई चुनौती नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हुए हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। उसके विषय में विचार करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी के लिए वो करेंगी और सभी लोग एकजुटता के साथ में काम करेंगे। वहीं इसी को लेकर कांग्रेस भी बीजेपी पर तीखा पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा
कि बहन अगर भाजपा के लिए काम करेंगी तो करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन तो करवा लें कि कहीं विधायक बनकर फिर बागी ना हो जाए। देखिए वो करें काम, लेकिन बीजेपी उनको ज्वाइन तो कराए। वो बताए ना बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, या बीजेपी वाले उनको ज्वाइन क्यों नहीं कराए। इस बात का उत्तर तो राजेंद्र भंडारी जी को देना चाहिए ना। बीजेपी लटका के तो रखेगी कहीं ना कहीं कि विधायक बन के भी फिर बागी दागी ना हो जाए। तो एक तर्कस में विधायक जी होंगे, मतलब जो पूर्व विधायक है वो होंगे, दूसरे तर्कस में दूसरा होगा। वैसे तो राजनीति में एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग दलों में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में ये कम ही देखने को मिलता है। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की पत्नी पार्टी या पति किसको समर्थन देती हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उपचुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में गहमा गहमी जारी है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाती हुई नजर आ रही है। तो इस बार इस चुनाव में कांटे की टक्कर भी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की विधानसभा की मंगलौर सीट ऐसी है जिस पर भाजपा राज्य गठन के बाद से अब तक खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। मजबूत प्रत्याशी के अभाव और इस सीट के सामाजिक ताने बाने के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी है। हाल में लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता से उत्साहित भाजपा अब मंगलौर सीट के उपचुनाव के लिए एक नई व्यूह रचना करने जा रही है। उपचुनाव के प्रचार अभियान में वो प्रत्येक मतदाता से संपर्क करेगी ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देगी, साथ ही डबल इंजन के महत्व को रेखांकित करेगी। विधानसभा की मंगलौर सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के कारण ये सीट रिक्त हुई है। अब इसके उपचुनाव को भाजपा ने चुनौती के रूप में लिया है। पिछले चुनाव को देखें तो 45% मुस्लिम, 55% हिंदू और हिंदुओं में भी लगभग 18% अनुसूचित जाति के मतदाताओं वाली इस सीट के समीकरणों को साधने में भाजपा सफल नहीं हो पाई। कारण यही है कि कांग्रेस और बसपा इस सीट का अक्सर प्रतिनिधित्व करती आई है। इस सीट का गणित भाजपा के रणनीतिकारों के लिए पहेली रहा है। मंगलौर का विधानसभा चुनाव ये बिल्कुल सत्य है कि अभी तक राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं जीती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी आसान है। और आसान इसलिए भी है कि उपचुनाव हमेशा जो सरकार रहती है, क्षेत्र की जनता सरकार के साथ चलना चाहती है। दूसरा कारण इसका ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट, एक अनुभवी कैंडिडेट को वहाँ पर उतारा है। वो लगातार इससे पहले 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं 2-2 राज्यों से। तो उनको काफ़ी अच्छा अनुभव है, सामाजिक कार्य करने का भी उनको व्यापक अनुभव है। और जो कांग्रेस और बसपा के जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों से ज़्यादा अनुभवी प्रत्याशी हैं। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी अपार उत्साह है। तो पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं, कैंडिडेट हमारा भारी भरकम है और क्षेत्र की जनता विकास के साथ चलना चाहती है। इन तीनों कारणों के साथ में मंगलौर का जो उपचुनाव है वो इस समय हमारे पक्ष में है। वहाँ की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। और जहाँ तक रही बात चुनौतियों की, तो प्रत्येक चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ होता है। चुनौतियाँ रहती ही हैं, लेकिन इस बार ये चुनौतियाँ हम इनका सामना करेंगे और उस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में राज्य की 5 सीटें लगातार तीसरी बार जीतकर इतिहास रचने से भाजपा बड़े मनोबल के साथ मंगलौर सीट के उपचुनाव के मैदान में है। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस उपचुनाव में वह नई व्यूह रचना करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 132 बूथों के लिए तैयारी की है। पार्टी के प्रांतीय से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को प्रचार के मोर्चे पर उतारेगी। यही नहीं, जाट मतदाताओं में पैठ बनाने को वह केंद्र में एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल रालोद के नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को प्रचार अभियान में लाने जा रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य नेता भी मोर्चा संभालेंगे। लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा की मंगलौर सीट के उपचुनाव में भी जनता डबल इंजन के कार्यों पर मोहर लगाए कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। वहीं भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को मंगलौर विधानसभा सीट से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा धनबल वाले प्रत्याशी को मंगलौर उपचुनाव में उतार रही है, जो दर्शाता है कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर जरा भी भरोसा नहीं है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या व्यूह रचना करेगी, क्या गणित लगाएगी, वो तो सामने आ गया है। आप देखिए ना, धन बली को हरियाणा से उठा करके जो है चुनाव लड़ाने के लिए आप लाए हैं। मंगलौर विधानसभा में कोई कार्यकर्ता भाजपा का हिम्मत नहीं जुटा सका जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की। इससे ज़्यादा क्या रणनीति होगी? धन बल के सहारे, सत्ता बल के सहारे भाजपा अगर चुनाव के मंसूबे, जीतने के मंसूबे देख रही है, निश्चित तौर पर मंगलौर की जनता भाजपा के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी, क्योंकि काजी निजामुद्दीन जी मंगलौर की मिट्टी से जुड़े हुए नेता हैं। वहाँ के विकास में उनका योगदान है, लगातार जनता के सुख दुख में शामिल रहे हैं, जन हितों के लिए लगातार संघर्षशील रहे हैं और मंगलौर की जनता संघर्ष को पहचानती है। इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है, भाजपा जितने भी षड्यंत्र कर ले, जितने भी मंसूबे पाल ले, लेकिन काजी निजामुद्दीन जी प्रचंड बहुमत से वहाँ अपनी जीत दर्ज कराएंगे। ये तो साफ है कि भले ही भाजपा कुछ भी चुनावी दावे कर रही हो, लेकिन चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर देखें तो भाजपा को मंगलौर उपचुनाव में कुछ नहले पे दहला मारना होगा, तभी भाजपा की मंगलौर की चुनावी वैतरणी पार हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हल्द्वानी में नीट पेपर मामले को लेकर हल्द्वानी कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया है। ऐसे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और परीक्षाएं निरस्त की जा रही हैं, जिससे योग्यता रखने वाले छात्र छात्राएं काफी प्रभावित भी हो रहे हैं। नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरीके से ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, रोजगार देना तो दूर, अब तो उन संस्थाओं में भी लगातार पेपर लीक करके भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे पहले नीट में भ्रष्टाचार हुआ, वहां पे पेपर लीक हुआ, अब नेट में। एक दिन पहले एग्जाम हो गए, एग्जाम होने के बाद जब वेबसाइट पे निकल के आया कि ये पेपर तो पहले से आउट हो गया है, तो इस तरीके से आप उन्होंने वो वाली परीक्षा निरस्त कर दी। आप क्या कर रहे हैं? आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसी संस्थाएं जो देश के अंदर शिक्षक तैयार करती है, डॉक्टर तैयार करती है, अगर आप ऐसी संस्थाओं में इस तरीके से जो वास्तव में जो योग्य लोग हैं उन्हें आगे ना आकर के उन लोगों को जिन्हें आप चाहते हैं भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। उन्होंने जो आज यहाँ पे बुद्ध पार्क में पुतला दहन कार्यक्रम किया है, इसमें जो अभी नीट का पेपर हुआ था वो पूरा चर्चाओं में था कि मतलब इस तरह से भाजपा धांधलेबाजी कर रही है और पेपर उनको लीक करा रही है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ थोड़ा बहुत। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ मामले हैं और किस तरह से अब सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है? जी के बताना चाहूंगा मनीष, आज बुद्ध पार्क के अंदर जो है कांग्रेस ने जो भाजपा का पुतला दहन किया। जब से लोकसभा चुनाव हुए तब से कांग्रेस भाजपा पर लगातार निशाने पे निशान साध रही, जिसके चलते आज भी बुद्ध पार्क के अंदर जो लीक पेपर हुए हैं, नीट का जो लीक पेपर हुआ गया, उसको लेकर आज जो निशाने साधे में साफ तौर से कहा जिस प्रकार से भाजपा सरकार युवाओं के साथ, शिक्षित युवाओं और युवतियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और पेपर को लीक होने के बाद उसका पेपर को निरस्त कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों उनके साथ अनैतिक की जा रही है, जिसके लिए विरोध भाजपा करेगी। जी अच्छा, तो अभी मांग क्या कुछ की जा रही है पंकज? अभी मांग क्या कर रहे हैं कांग्रेसी? इनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से बराबर जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए और बराबर जो है जिस प्रकार से लगातार जो है भाजपा जो है पेपर लीक होने के बाद परीक्षाएं निरस्त कर रही है, इस पे भी काफी नुकसान छात्र छात्रा को हो रहा है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार परिवहन विभाग को आधुनिक करने के लिए लगातार जुटी हुई है और ऐसे में लगातार अब वाहन भी खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को अभी हाल फिलहाल में 5 वोल्वो बस मिल गई हैं और जल्द ही 7 अन्य वोल्वो भी 15 दिनों के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वोल्वो बसें आने के बाद अनुबंध खत्म हो जाएगा और पुरानी बसों को बदल दिया जाएगा।
वोल्वो का हम लोगों ने 12 बसों का LOI दिया था, जिसमें से 5 बसें हमारी आ चुकी हैं और 7 बसें भी अगले 15 दिनों में हमें आ जाएंगी। तो जो हमारी पुरानी वोल्वो हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है, उनके स्थान पे ये बसें चलेंगी। हमारी 130 पहाड़ी क्षेत्र की बसों के ऑर्डर हो चुके हैं और जुलाई 15 तारीख के बाद उनकी आपूर्ति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। अवैध अतिक्रमण पर सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में अवैध अतिक्रमण को तोड़ रही है। तो वहीं ऐसे में जो एडवोकेट हैं उनके चैम्बर्स भी तोड़े गए हैं, जिसके बाद डोईवाला में आक्रोश भी नजर आ रहा है। पर लगातार सरकार की कार्रवाई भी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।